हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? अच्छे? चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि कल हम अपने आनुवांशिक विकार के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो आनुवांशिक विकार में कल हमने देख लिया था, जैसे एक तो अपने हीमोफीलिया देखा, उसके बाद हमने देखा कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता, और उसके बाद हमने बात की थी सिकल सेल एनीमिया के बारे में, ठीक है। तो मैं एक बार आपको फिर से सिकल सेल एनीमिया के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, बहुत सिंपल है सिकल सेल एनीमिया, है ना। कैसे, देखो, एक बात पहले आप ध्यान से सुनिए। मतलब हीमोफीलिया और वर्णांधता जो है वो तो लिंग गुणसूत्र पर डिपेंड होती है ना। लिंग सहलग्न प्रभावी डिजीज है, जबकि वो अप्रभावी डिजीज, जबकि सिकल सेल एनीमिया जो है वो अलिंग गुणसूत्र या अलिंग सहलग्न अप्रभावी डिजीज होती है। मतलब क्यों? क्योंकि ये अलिंग गुणसूत्र के कारण होती है। कौन? सिकल सेल एनीमिया। देखो, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है सिकल सेल एनीमिया का। कैसे होती है मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पर ज़रा ध्यान सुनिए। एक हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के 4 आयरन के अणु होते हैं, मान के चलिए, ठीक है। तो इन पे क्या होता है, ग्लोबिन की चेन होती है इनके पास, ग्लोबिन श्रृंखला। जैसे मान के चलिए, ये 2 अल्फा ग्लोबिन श्रृंखला और ये 2 बीटा ग्लोबिन श्रृंखला, ठीक है। ये तो अल्फा ग्लोबिन श्रृंखला हुई, मतलब प्रोटीन की चेन है, और ये भाई ये तो आयरन हो गए और ये हो गए हीमोग्लोबिन, मतलब ग्लोबिन। तो ये हीम और ये ग्लोबिन, तो ये हो गया हीमोग्लोबिन टोटल। यह पूरा एक हीमोग्लोबिन का अणु है जिसमें 4 आयरन के अणु मान लीजिए और 4 ये ग्लोबिन श्रृंखला हो गई, जिनमें से 2 तो अल्फा ग्लोबिन और 2 बीटा ग्लोबिन, ठीक है। तो वो ये कहता है कि बीटा ग्लोबिन जो श्रृंखला होती है, देखो 2 चेन होती है, एक तो होती है अल्फा और एक होती है बीटा। तो जो बीटा ग्लोबिन चेन है ना, बीटा ग्लोबिन चेन, उस चेन में होता क्या है, जैसे मान लीजिए यह एक चेन है। अब ये चेन इस प्रकार के 6-7 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अब इसमें जो 6वें नंबर का जो अमीनो अम्ल है वो अमीनो अम्ल होता है ग्लूटामिक। क्या होता है भाई? ग्लूटामिक अमीनो अम्ल होता है। और जो ग्लूटामिक अमीनो अम्ल होता है वो एक विशेष एमआरएनए की कोडोन से बनता है, और उस एमआरएनए का कोडोन होता है GAG। क्या होता है? जी। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर एमआरएनए क्या होता है? भाई आरएनए का नाम आपने सुना है, आरएनए का? तो आरएनए 3 प्रकार का होता है। एक होता है आरआरएनए, एक होता है टीआरएनए और एक होता है एमआरएनए। एमआरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। हालांकि चैप्टर नंबर 6 में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो एमआरएनए एक ऐसा आरएनए होता है जो प्रोटीन का निर्माण करवाता है, ठीक है। किसका निर्माण करवाता है? प्रोटीन का। तो एमआरएनए के पास ये मान लीजिए 3 नाइट्रोजन क्षार का जोड़ा है। आगे चैप्टर नंबर 6 में जब आप जानेंगे कि 3 नाइट्रोजन क्षार के जोड़े को हम एक नाम देते हैं और वो नाम है कोडोन। क्या नाम है? कोडोन। और ये कोडोन कोई विशेष अमीनो अम्ल को कोडित या निर्मित करता है। तो ये GAG नाम का जो कोडोन है वो कोडित करता है ग्लूटामिक नाम के अमीनो अम्ल को, जो बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में कौन से स्थान पर है? 6वें स्थान पर। तो ये तो एक सामान्य व्यक्ति की बात हुई, ठीक है। अब यदि बाई चांस अब ये जो GAG नाम का आरएनए है वो कौन से डीएनए से बनता है? वो उस डीएनए से बनेगा जिसका क्षार क्रम ये होगा, ये वाला। ये डीएनए का क्षार क्रम है, GAG और CTC, है ना। ये डीएनए है, उस डीएनए से ये GAG नाम का एमआरएनए बना और इसने इसको ग्लूटामिक अम्ल को बनाया। तो ये तो एक नॉर्मल कंडीशन थी। यदि मैं डिजीज वाली कंडीशन की बात करूं, मान लीजिए इस नॉर्मल व्यक्ति में उत्परिवर्तन हो जाए या कोई घटना घटित हो जाए, तो ये जो साइथाइमिन है
इसके स्थान पर ये बदल कर यदि CAC हो जाए, देखो एक क्षार है जो बदल गया है, यहाँ थाइमिन था, कोई कारण से ये थाइमिन विलुप्त होकर इसके स्थान पर क्या आ गया, एडेनिन आ गया। क्या आ गया, एडेनिन आ गया, CAC आ गया। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, अब ये CAC आ गया तो उसको इसका DNA जो होता है वो GUG हो जाएगा, सॉरी GTG, क्या हो जाएगा, GTG हो जाएगा। ठीक है, अब यदि इससे कोई mRNA बने तो बनना तो चाहिए था GTG, लेकिन RNA में थाइमिन नहीं होता, उसके स्थान पे होता है यूरेसिल। तो थाइमिन नहीं होगा तो थाइमिन के स्थान पे क्या जाएगा, यूरेसिल। तो कौन सा कोडोन बनेगा अब ये mRNA का, GUG नाम का कोडोन बनेगा। और GUG कोडोन बताइए मुझे, क्या GUG कोडोन ग्लूटामिक को बना पाएगा क्या? भाई ग्लूटामिक को बनाने के लिए तो GAG नाम का कोडोन होता है, और GUG जो कोडोन है वो वैलिन को बनाने के लिए होता है। तो GUG के आने से ये ग्लूटामिक के स्थान पर कौन सा अम्ल बन जाता है, वैलिन अम्ल बन जाता है। बनना तो चाहिए था ग्लूटामिक, लेकिन इसका जीनोटाइप ही चेंज हो गया, नाइट्रोजन क्षार क्रम ही चेंज हो गया। तो कोडोन GUG बना, जिसने कौन सा अम्ल बनाया, वैलिन अम्ल बनाया। और जैसे ही ये वैलिन अम्ल बनता है ना, जैसे ये RBC है, इसके अंदर ये हीमोग्लोबिन है, तो वैलिन के बनने से क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन जो है उनकी श्रृंखलाएं ऐसे सिकुड़ने लग जाती हैं। देखो इस प्रकार, जब ऐसे ये श्रृंखलाएं सिकुड़ जाएंगी ना तो इसकी आकृति भी कैसी हो जाएगी भाई, हंसिए जैसी आकृति हो जाएगी, ऐसे इस प्रकार की हो जाएगी। इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, तो ये होता है भाई सिकल सेल एनीमिया। चलिए, तो सिकल सेल एनीमिया की बात हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं। देखो मैं इसको कीटोन्यूरिया भी लिख सकता हूं और डायरेक्ट नूरिया भी लिख सकता हूं, कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं। तो एक, अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में समझ लीजिए कि भाई फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या चीज़ है। सुनिए भाई, फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में मैं ऐसे बता देता हूँ, समझ जाना केवल आप। देखिए भाई, एक फिनाइल एलेनिन नाम का होता है अमीनो अम्ल, फिनाइल एलेनिन नाम का होता है अमीनो अम्ल, फिनाइल एलेनिन नाम का एक अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, इस अमीनो अम्ल को फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम होता है। आपके नोट्सों में लिखा हुआ है ना कि एक आवश्यक एंजाइम की कमी हो जाती है, ऐसे लिखा हुआ है ना। तो जो आवश्यक एंजाइम है ना वो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज है भाई, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम है। आप लिख सकते हैं ऊपर कहीं चाहे तो। फिनाइल एलेनिन अम्ल को फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एक टाइरोसिन नाम के अमीनो अम्ल में बदल देता है, टाइरोसिन में। अब ये जो टाइरोसिन जो होता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैसे महत्वपूर्ण होता है कि ये टाइरोसिन हमारी बॉडी के लिए जैसे मेलानिन नाम के वर्णक का निर्माण करवाता है जो हमारी त्वचा के रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना। डोपामिन का निर्माण करता है, डोपामिन है ना, जो एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। और उसके अलावा जैसे हमारे ये नॉरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन हार्मोन है, इनका निर्माण कराने में जिम्मेदार होता है कौन, टाइरोसिन। तो कहने का मतलब है टाइरोसिन अमीनो अम्ल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरी ये बात समझ में आ रही है?
फिनाइल एलेनिन नाम का कोई पदार्थ है। ये पदार्थ हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में टायरोसिन में बदल जाता है और टायरोसिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम का होता है। ठीक है, अब वो ये कहता है कि कोई कारणवश ये एंजाइम बनाने वाला जीन, मतलब हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाने वाला जीन किसी व्यक्ति के गुणसूत्र पर नहीं बने, ये एंजाइम बनाने वाला जीन नहीं बने, तो होगा क्या, इसकी कमी से ये जो फिनाइल एलेनिन है वो टायरोसिन में नहीं बदल पाएगा, और यदि टायरोसिन में ये नहीं बदला तो इसके कुछ घातक प्रभाव हमें देखने को मिल जाते हैं, जिससे मानसिक दुर्बलता या और असामान्यताएं देखने को मिलती हैं, और उसी डिजीज को हम फिनाइल कीटोन्यूरिया कहते हैं। बहुत सिंपल है फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या, देखो छोटा सा कंसेप्ट सुनिए। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या है कि फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलने वाला एक एंजाइम होता है, और वो एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, यदि इस एंजाइम की कोई कारण से कमी हो गई तो मुझे बताइए क्या ये एलेनिन अम्ल टायरोसिन में बदल पाएगा? नहीं बदलेगा। और यदि टायरोसिन में नहीं बदल पाया तो ये एकत्रित होता जाएगा ना हमारी बॉडी में, और इसके इकट्ठा होने से, एकत्रित होने से हमारे अंदर कई असामान्यताएं देखने को मिलती हैं, जैसे मानसिक दुर्बलता का आना, त्वचा का रंग सही नहीं बनना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे। तो उस कंडीशन को बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्लियर? तो ये छोटा सा है भाई फिनाइल कीटोन्यूरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं थैलेसीमिया। अब जो थैलेसीमिया है ना, थैलेसीमिया वैसे तो बोर्ड एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ये समझना है भाई क्या चीज़ है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया देखिए भाई, जो थैलेसीमिया नाम का रोग है, थैलेसीमिया, वो एक प्रकार का क्वांटिटेटिव डिजीज है। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, आप चाहे लिख लीजिए, वहाँ पर ऊपर लिख लीजिए, जो कॉपी के ऊपर है उसमें लिख लीजिए, ऐसे लिखो, चलो मैं बोल देता हूँ, लिखो सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव लिखो, सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव डिजीज है, क्वालिटेटिव डिजीज है, नीट का क्वेश्चन है ये। जबकि थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, देखो ये तो क्वालिटेटिव है, जबकि ये क्वांटिटेटिव डिजीज है, क्वांटिटेटिव। लिख लिया, सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव डिजीज है, क्वालिटेटिव, जबकि थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव डिजीज है। अब इनका अर्थ समझ लीजिए। क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता, है ना, गुणवत्ता होता है ना, और क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, होता है ना। अब दोनों में अंतर समझना, सिकल सेल एनीमिया है और थैलेसीमिया है, ये दोनों ही रोग ग्लोबिन श्रृंखला के कारण होते हैं। अरे हीमोग्लोबिन की जो श्रृंखला नहीं है क्या, अल्फा और बीटा, उस श्रृंखला के कारण ही ये दोनों डिजीज होती हैं। अब सुनिए, सिकल सेल एनीमिया में तो ग्लोबिन श्रृंखला की क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ा था। क्वालिटी कैसे, वो मतलब उसमें क्या हुआ था कि ये ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वैलिन बन गया था। अरे एक बात मुझे बताओ, क्वांटिटी का मतलब आप क्या समझते हैं? क्वांटिटी का मतलब होता है घटना या बढ़ना। अरे भाई यही तो होता है क्वांटिटी। यदि मैं आपसे कहूँ क्वांटिटी मतलब मात्रा, तो मात्रा या तो घटती है या बढ़ती है। लेकिन क्वालिटी में क्या होता है कि
क्वालिटी में होता है कि कोई अच्छी चीज़ है वो कम हो जाए उसमें से, ठीक है, और कोई बेकार चीज़ उसमें बढ़ जाए, तो ये क्वालिटी का फ़र्क हो गया ना। तो सिकल सेल एनीमिया में तो क्वालिटी घटती है, ग्लोबिन श्रृंखला की क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए तो उसको हम क्वालिटेटिव डिजीज बोलते हैं, जबकि थैलेसीमिया को बोलते हैं क्वांटिटेटिव डिजीज। क्यों? क्योंकि इस डिजीज में ग्लोबिन श्रृंखला हो सकता है या तो अल्फा ग्लोबिन श्रृंखला बढ़ जाए, या हो सकता है बीटा ग्लोबिन श्रृंखला सामान्य से अधिक बड़ी हो जाए। तो बड़ी हो रही हैं या कम हो रही हैं, तो ये सब क्वांटिटी ही तो है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सिकल सेल एनीमिया तो क्वालिटेटिव है, जबकि थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव डिजीज है। एक तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब ये रोग कैसे होता है वो सुनिए, बहुत सिंपल सी बात है, इतना समझिए आप, नॉर्मल सा आप समझ लीजिए। थैलेसीमिया में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, केवल नीट लेवल से यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। एक तो ये क्वांटिटेटिव डिजीज है, ये आपको यह बात याद रखनी है। अब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए ये 16वें नंबर का गुणसूत्र है, 16वें नंबर का, और ये 11वें नंबर का गुणसूत्र जोड़ा है, ठीक है। तो जो दो प्रकार का होता है ये थैलेसीमिया, एक तो होता है अल्फा थैलेसीमिया और एक होता है बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। तो जो अल्फा थैलेसीमिया है, अल्फा थैलेसीमिया ये तो गुणसूत्र नंबर 16 के कारण होता है, और गुणसूत्र नंबर 16 के कारण, और इसको दो जीन कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से? एक तो करता है HBA फर्स्ट और एक करता है HBA सेकंड। HBA फर्स्ट और HBA सेकंड इस रोग को कंट्रोल करते हैं, अल्फा थैलेसीमिया को। देखो थैलेसीमिया दो प्रकार का होता है, क्योंकि इसके पास दो प्रकार की ग्लोबिन श्रृंखलाएं, एक अल्फा ग्लोबिन और एक बीटा ग्लोबिन, ठीक है। तो अल्फा थैलेसीमिया जो है वो 16वें गुणसूत्र पर उपस्थित दो जीन HBA फर्स्ट और HBA सेकंड के कारण कंट्रोल होता है, जबकि बीटा थैलेसीमिया 11वें क्रोमोसोम पर उपस्थित केवल एक ही जीन के कारण कंट्रोल होता है। देखो यहाँ तो जीन का केवल एकल जोड़ा होता है, एक होता है, लेकिन यहाँ पर दो जोड़े होते हैं भाई अल्फा में। ये अंतर समझ लो, अल्फा थैलेसीमिया एक तो 16वें गुणसूत्र के कारण, जबकि बीटा थैलेसीमिया 11 गुणसूत्र के कारण। इसमें केवल एक जीन और इसको कंट्रोल करने वाले दो जीन, ठीक है। ये अंतर है और यही क्वेश्चन नीट में यहाँ से पूछे जाते हैं। अब ये रोग क्या चीज़ है वो समझ लीजिए एक बार। रोग क्या चीज़ है? इस रोग में क्या होता है कि जो ग्लोबिन श्रृंखला है, या अल्फा हो या बीटा हो, उसकी चेन जो श्रृंखला है या तो उसमें कमी हो जाती है या उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। कमी हो जाएगी चेन में या उसमें वृद्धि हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जिससे व्यक्ति के अंदर रुधिर की कमी हो जाती है, यानी कि एनीमिया हो जाता है। केवल यही थैलेसीमिया है भाई, ठीक है। आप अपने नोट्सों में देख लेना, यही बात है। उसमें आपको मेन कंसेप्ट याद करने केवल कि भाई जो थैलेसीमिया होता है वो या तो उत्परिवर्तन या विलोपन के कारण होती है। अब जब ये मैं उत्परिवर्तन टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको ये विलोपन और ये समझ में आएगा। एक ये क्वांटिटेटिव प्रकार की डिजीज है, और ये इसमें दो प्रकार का होता है। ये मतलब वर्गीकरण लिखा हुआ है ना उसमें कि एक तो अल्फा थैलेसीमिया और एक बीटा थैलेसीमिया, ऐसे लिखा हुआ है। तो अल्फा थैलेसीमिया तो 16वें गुणसूत्र के कारण, और बीटा थैलेसीमिया के जो जीन है वो 11वें गुणसूत्र पर। तो इसमें डबल होते हैं और इसमें एक होता है, ठीक है। ऐसे आपको कुछ याद रखना है। और उसमें होता क्या है कि जो ग्लोबिन श्रृंखला है ना, ग्लोबिन श्रृंखला, ग्लोबिन चेन है भाई प्रोटीन की जो हीमोग्लोबिन की है ना, तो उसमें कमी या बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे रक्त की हो जाती है कमी। क्या हो जाती है? रक्त की कमी। तो एनीमिया रोग हो जाता है उससे। तो ये है थैलेसीमिया, ठीक है। चलिए भाई, तो ये आपके कंप्लीट हुए भाई मेंडलीय विकार। कौन से विकार? मेंडलीय विकार। अब हम नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट
बात करते हैं क्रोमोसोमीय विकार के बारे में, और बोर्ड एग्जाम में ये जरूर पूछे जाते हैं भाई। क्रोमोसोमीय विकार या गुणसूत्र विकार। देखो इससे पहले तो हमने पढ़ा था मेंडलीय विकार, और जबकि ये कौन से विकार हैं? क्रोमोसोमीय। क्या अंतर था? जो मेंडलीय विकार होते हैं वो उनमें तो केवल एक जीन का अंतर होता है, मतलब एक जीन की घटावट या उसके कारण होता है गुणसूत्र में। लेकिन जो क्रोमोसोमीय विकार होते हैं वो गुणसूत्र की कमी या पूरे गुणसूत्र की अधिकता के कारण होते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोमीय विकार में सबसे पहला, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इनको कर लेना। सबसे पहला है डाउन सिंड्रोम। ये 3 रोग हैं भाई, 3 डिजीज में इनको यहाँ लिख देता हूँ। एक तो है डाउन सिंड्रोम, एक है टर्नर सिंड्रोम, और तीसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये तीनों सिंड्रोम आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों की तीनों सिंड्रोम को आप बीबीएम कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट कर लेना। और जिसको भी मैं आपको वेरी वेरी मोस्ट बता दूं, समझ लेना वो तो हमें बिल्कुल पढ़ना ही है, आज ही पढ़ना है भाई। ठीक है, जिसको भी मैं बीबीएम कर दूं समझ लेना वो आज ही हमें पढ़ना है, समझ रहे ना। तो ये तीनों सिंड्रोम बहुत सिंपल हैं। अब आप जरा ध्यान से इनको सुनिए। देखो पहले इनके बारे में कुछ बेसिक आपको बता दूं कि भाई क्रोमोसोमीय विकार है, और ये तो या तो गुणसूत्र के पूरे सेट की कमी या अधिकता के कारण होते हैं, ये हमको पता है ना। अब गुणसूत्र हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र। होते नहीं होते? होते ना। लिंग गुणसूत्र को तो आप एलोसोम कहते हैं, जबकि अलिंग गुणसूत्र को आप ऑटोसोम भी कहते हैं। तो सुनिए भाई, सबसे पहला डिजीज है डाउन सिंड्रोम, है ना। डाउन सिंड्रोम क्या है भाई? मैं यहाँ इसका जीनोटाइप लिख देता हूँ, नहीं लिखूँगा। सुनिए, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम क्यों होता है? डाउन सिंड्रोम होता है जो 21वें नंबर का गुणसूत्र है। अब आपके पास 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोम, अलिंग गुणसूत्र कितने? 22 जोड़ी। तो 21वीं जोड़ी, हाँ चलो, 21वां जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी के कारण, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कि डाउन सिंड्रोम रोग कब होता है? डाउन सिंड्रोम रोग तब होता है जब 21वें नंबर का जो गुणसूत्र है तो उसमें 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? तो 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। कह रहा है ना एक्स्ट्रा कॉपी के कारण। देखो जनरली कंडीशन क्या है, सुनिए, ये एक जोड़ा है गुणसूत्र का, ऐसे मान के चलो ये 21वीं जोड़ी गुणसूत्र है ना। सामान्य तौर पर 2 गुणसूत्र का जोड़ा होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई कारणवश जो 21वें नंबर का ही है उसमें 3 गुणसूत्र हो जाते हैं भाई। कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 3। तो कंडीशन क्या बनती है? 2n+1 कंडीशन बनती है, और इस 2n1+ कंडीशन को बोलते हैं ट्राइसोमी कंडीशन। क्या बोलते हैं? अरे 2n आप बोलते हैं ना द्विगुणित, 2n कंडीशन बोलते हैं जब जोड़े में हो गुणसूत्र, n कंडीशन बोलते हैं जब सिंगल हो गुणसूत्र। अब जैसे 1 बढ़ गया तो 2n+ हो गया, यदि मैं 1 और बढ़ा देता तो 2n+2 हो जाता। समझ पा रहे हैं? 2n मतलब दुगुणित कंडीशन का, तो ये गुणसूत्र हैं ही पहले से, लेकिन एक गुणसूत्र और बढ़ गया, वो भी कौन सा? 21वें नंबर वाला गुणसूत्र। अब आप सोच रहे हैं सर ये कैसे बढ़ गया? तो ये ऐसे बढ़ा कि जब मादा के अंदर, देखो मादा का जो अंडाणु बना था युग्मक, तो उसमें 23 गुणसूत्र आए होंगे ना, 23 गुणसूत्र। अरे भाई पहले जोड़े में गुणसूत्र थे, उसमें 23 जोड़ी। जब उसके अंदर युग्मक का निर्माण हुआ तो
सबकी सब गुणसूत्र अलग अलग हो गए, लेकिन जो 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र था, 21वीं जोड़ी का, वो कोई कारण से अलग नहीं हुआ और जोड़े के जोड़े में चला गया। अब इधर बात करें हम शुक्राणु की, तो शुक्राणु में भी ये 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र है। अब शुक्राणु में तो आया सिंगल गुणसूत्र, जबकि अंडाणु में कोई कारण से पूरा की पूरा जोड़ा आ गया, जबकि आना कितना चाहिए था, केवल एक। तो जब ये शुक्राणु अंडाणु फ्यूज होंगे तो ये 21 में जोड़ा जो है, क्योंकि मैंने कहा था कि समजात गुणसूत्र ऐसे आपस में मिलते हैं, तो जब ये समजात मिलेंगे तो ये 3 गुणसूत्र नहीं हो जाएंगे क्या 21वें के स्थान पर? भाई 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं। तो जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र आपस में सेट हो रही होगी तो इसमें कितने गुणसूत्र बनेंगे? 3 बन गए। कितने बनने चाहिए थे? केवल 2। एक मादा के युग्मक में आता और एक नर के युग्मक में आता, 2 बन जाते, बात बराबर थी, नॉर्मल थी। लेकिन यहाँ तो अंडाणु में पूरा की जोड़ा आ गया। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि कैसे ट्राइसोमी कंडीशन बनती है? तो पूरा की पूरा गुणसूत्र की अधिकता हो गई ना यहाँ पर, ठीक है। तो अच्छा, कौन से गुणसूत्र की अधिकता हुई है? केवल 21वां जो नंबर का गुणसूत्र है, केवल उसकी। तो इस गुणसूत्र की अधिकता के कारण एक बच्चे में एक डिजीज हो जाती है और उस डिजीज को कहते हैं डाउन सिंड्रोम। तो इस बच्चे में टोटल गुणसूत्र कितने होंगे भाई? बोलो। 47 गुणसूत्र होंगे, नॉट 46। अरे 46 तो नॉर्मल होते हैं। अब 21वां जोड़ा है, उसमें एक गुणसूत्र बढ़ गया तो 47 गुणसूत्र हो गए ना इसके अंदर। हुए कि नहीं हुए? ठीक है। अब इसकी खोज किसने की थी? लैंगडम डाउन ने की थी। लैंगडम डाउन नाम का वैज्ञानिक था, उसने इसकी खोज की थी, है ना। अब इसके लक्षण जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लक्षण की मैं बात करूं तो देखो, ललाट चौड़ा, मुंह खुला हुआ, जीभ भारी, हथेली, होठ वगैरह ये मोटे भद्दे, गर्दन छोटी, ठीक है, जीभ बाहर निकली हुई और देखने में ऐसे लगता है जैसे कोई मंगोल देश का मूर्ख हो, तो हम इसे मंगोलियाई मूर्ख के नाम से भी जानते हैं। तो ये है आपका डाउन सिंड्रोम रोग। क्या है डाउन सिंड्रोम? यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डाउन सिंड्रोम, तो आप बोलेंगे डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाने के कारण होता है, जिससे उस व्यक्ति में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं और इसकी खोज लैंगडम डाउन ने की, इसलिए इसको हम डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। और इसके लक्षण की बात करें कि मतलब जो इससे ग्रसित जो संतान, उसमें क्या लक्षण होंगे? उसका ललाट चौड़ा, मुंह खुला हुआ, जीभ बाहर निकली हुई, गर्दन छोटी, हथेली मोटी भद्दी, ऐसे, तो उसे हम बोलते हैं मंगोलियाई मूर्ख। तो ये डिजीज है भाई डाउन सिंड्रोम। समझ में आई बात? नहीं आई डाउन सिंड्रोम की? ठीक है, हो गया डाउन सिंड्रोम। अब बात करते हैं टर्नर और क्लाइनफेल्टर की। अब सुनो, डाउन सिंड्रोम तो 21वें गुणसूत्र के कारण हुआ था, तो 21वां तो है कैसा? अलिंग गुणसूत्र। अब ये जो टर्नर और क्लाइनफेल्टर है ना, ये दोनों की दोनों लिंग गुणसूत्र के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? लिंग गुणसूत्र की वजह से। देखिए टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं। अब टर्नर सिंड्रोम का ये जीनोटाइप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बोर्ड एग्जाम में और नीट में ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई, कि टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित मादा का जीनोटाइप बताओ। तो उसका जीनोटाइप होता है जीन प्रारूप 44+X0। इसका मतलब समझो क्या होता है। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित हमेशा कौन होती है? मादा होती है, मादा। और इसमें क्या होता है? एक X गुणसूत्र का, कौन सा X गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करता है? एक X गुणसूत्र का हो जाता है अभाव। क्या हो जाता है भाई? अभाव। तो इसमें टोटल गुणसूत्र कितने रहेंगे? 45 गुणसूत्र। अरे भाई एक X गुणसूत्र कहाँ दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि कहीं? तो 44 तो ये रहे
और एक x ये रहा, तो टोटल कितने गुणसूत्र हैं इसमें? 45 गुणसूत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक लिंग का निर्धारण करने वाला x गुणसूत्र था उसकी क्या हो गई? कमी हो गई। ठीक है, और आपको पता है ना, यदि x गुण डबल x होता तो यहाँ पर ये मादा बनती। तो ये जो मादा है वो कैसी रहेगी? ये मादा रहती है भाई बंध्य। कैसी रहती है? बंध्य, यानी कि बांझ। आपके लक्षण वगैरह लिखे हुए हैं, आप देख लेना। ठीक है, तो मतलब जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित मादाएं होती हैं, आपको कैसे याद करना है? सुनिए दोबारा से, कि इस रोग से ग्रसित हमेशा मादा होती है। टर्नर सिंड्रोम नर में नहीं होता, केवल मादा में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिससे उसमें 45 गुणसूत्र रह जाते हैं, और उसका जीनोटाइप यदि मैं बनाऊं तो जीनोटाइप 44+X0 आता है, और ये इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना है। अब इसके लक्षण क्या होंगे? यार एक बात बताओ, जब एक एक्स गुणसूत्र कम है तो उसमें मादा के लक्षण कम होंगे, तो इसमें क्या होता है? इसका जो अंडाशय वगैरह होता है वो पूरा विकसित नहीं हो पाता, और ये जो मादा होती है वो बंधे रहती है। अरे यार सीधी भाषा में बताऊं, जिनको आप किन्नर हिजड़ा बोलते हैं ना, किन्नर हिजड़ा, तो वो किन्नर और हिजड़ा इसी रोग से ग्रसित होते हैं। आई मेरी बात समझ में नहीं आई? किन्नर जो होते हैं ना, किन्नर हिजड़ा हिजड़ी जिनको बोलते हैं, ऐसे सुना है आपने? तो वो किन्नर हैं, वो इसी रोग से ग्रसित हैं भाई, इन्हीं को किन्नर बोलते हैं। अब ये तो मादा किन्नर है जिसमें एक एक्स गुणसूत्र की क्या रहेगी? कमी। ठीक है, अब बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जो जीनोटाइप आता है वो आता है 44+XXY। 44+XXY। तो इसमें टोटल गुणसूत्र कितने हो रहे हैं? 47 गुणसूत्र हो रहे हैं। अच्छा, रीजन क्या लग रहा है आपको? इसमें रीजन क्या लग रहा है कि एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता नहीं हो रही है क्या? तो मैं लिख सकता हूं कि इसका कारण होता है एक एक्स गुणसूत्र की क्या? अधिकता। ठीक है, तो सुनिए, कोई कारणवश यदि किसी नर में एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाए तो उसमें वो व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित हो जाता है। तो क्लाइनफेल्टर वाला होता है नर और टर्नर वाला होता है मादा। कैसे याद रखना है? क्लाइनफेल्टर एक बड़ा नाम है, टर्नर एक छोटा नाम है ना? और बड़ा रूप किसका होता है भाई? नर का होता है, और छोटा मादा का। तो क्लाइनफेल्टर से ग्रसित कौन होगा? हमेशा नर होगा, जबकि टर्नर से ग्रसित कौन होगी? हमेशा मादा होगी। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, तो ये जीनोटाइप याद रखने आपको 44+X0 को होता है टर्नर सिंड्रोम का, और 44+XXY होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का। इसमें टोटल 45 गुणसूत्र और इसमें 47 गुणसूत्र। ये इसमें X गुणसूत्र का अभाव होगा और इसमें एक X गुणसूत्र की अधिकता होगी। इससे ग्रसित हमेशा मादा और इससे ग्रसित हमेशा नर। लक्षणों की बात करें तो लक्षण, ये जो नर होता है वो अल्प विकसित होता है, मंद बुद्धि होता है, और इसकी हाइट जो होती है वो छोटी होती है, ठिगनापन होता है, और इसके स्तन निकले हुए होते हैं। इसका लक्षण मेन क्या है? इनके स्तन उभरे हुए होते हैं महिलाओं की तरह, इन नरों के। तो इनको हम नर किन्नर बोलते हैं। ये मादा किन्नर, ये नर किन्नर। बिल्कुल, किन्नर भी दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो मादा किन्नर और एक नर किन्नर। ठीक है भाई, तो इनमें जननांगों का क्या होता है? अभाव होता है, और ये भी नपुंसक या बंदे होते हैं या बांझ होते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? ये बहुत नॉर्मल से पॉइंट हैं भाई। क्रोमोसोमीय विकार हैं ये जो गुणसूत्र के कारण हो रहे हैं। तो 3 सिंड्रोम है जो आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट तरीका से, तीनों की तीनों ही पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। समझ रहे हैं? चलिए, याद रह जाएंगे ये तीनों, आज ही आपको याद करने भाई। ये डाउन सिंड्रोम जो 21वें गुणसूत्र के कारण होता है, एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, मंगोलियाई मूर्ख कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम
जो एक X गुणसूत्र की कमी के कारण होता है, तो 44 प्लस X0 जीनोटाइप बनता है। क्लाइनफेल्टर एक X गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है, जीनोटाइप 44 प्लस डबल XY बनता है। तो ये जीनोटाइप वगैरह तो आपको याद ही रहने चाहिए भाई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वंशावली विश्लेषण। वंशावली विश्लेषण जिसको हम पेडिग्री एनालिसिस के नाम से जानते हैं इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है, वंशावली विश्लेषण। तो सुनिए भाई ये क्या चीज़ है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सुनिए, वंशावली विश्लेषण कोई रोग नहीं है। मैंने लिखा तो ये आनुवांशिक विकार में दिया है, क्योंकि बुक में 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, मैं चलो लिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि वंशावली विश्लेषण कोई डिजीज नहीं है भाई। विकार तो 2 प्रकार के मुख्य रूप से, एक मेंडलीय विकार और एक क्रोमोसोमीय विकार, ये बात आपको याद रखनी है। तो वंशावली विश्लेषण कोई एक रोग नहीं है, ये एक प्रोसीजर है, एक बहुत अच्छा मेथड है। किसका मेथड है वो सुनिए, कि यदि कोई आनुवांशिक बीमारी का अध्ययन करना हो, आनुवांशिक बीमारी आप किनको बोलते हैं? आनुवांशिक बीमारी हम उनको बोलते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती हुई जाती हैं। किनको बोलते हैं आनुवांशिक बीमारी? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती हुई जाती हैं, उन्हें हम आनुवांशिक रोग बोलते हैं। तो सुनिए भाई मेरी बात को, अब आनुवांशिक रोगों का पता लगाने के लिए मनुष्य में हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे हम जंतुओं पे कर लेते हैं, मटर के पौधे वगैरह पे हम कर सकते हैं, लेकिन मानव के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी की बात है ना, ठीक है। तो इसके मतलब हमारे आनुवांशिक रोगों को पता लगाने के लिए कि ये कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, अरे ये जो हीमोफीलिया है और जो अपना कलर ब्लाइंडनेस है, ये आनुवांशिक बीमारी तो हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, अध्ययन तो किया था। तो ये कैसे हमें मालूम हुआ, उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, और उस प्रोसीजर को हम आनुवांशिक वंशावली विश्लेषण के नाम से जानते हैं, या आप इसको फैमिली ट्री भी बोल सकते हैं, है ना, वंश वृक्ष। तो वंशावली विश्लेषण का मतलब क्या होता है? ऐसी विधि जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी किसी लक्षण का अध्ययन किया जाता है ना, किसको बोलते हैं वंशावली विश्लेषण? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप देख पा रहे हैं, ऐसी विधि जिसमें किसी भी विशेष लक्षण का, विशेष लक्षण कौन सा? जो रोग उत्पन्न कर रहा है, उस विशेष लक्षण का यदि पीढ़ी दर पीढ़ी हम अध्ययन करते जाएं, पीढ़ी दर पीढ़ी यदि हम अध्ययन करते जाएं, तो हम उसे बोलते हैं वंशावली विश्लेषण, ठीक है। अब नोट, अब इसका जो उपयोग है ना, वो उपयोग आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखो बोर्ड एग्जाम में आपसे यहाँ से 2 चीज़ पूछी जाएंगी, कौन कौन सी? एक तो वंशावली विश्लेषण की डेफिनेशन और एक इसका उपयोग, ठीक है भाई। तो वंशावली विश्लेषण की डेफिनेशन क्या हुई कि किसी विशेष लक्षण का जब पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन किया जाता है तो हम उसे वंशावली विश्लेषण कहते हैं। अब इसका उपयोग क्या है? उपयोग तो बहुत सिंपल है, लक्षण या असामान्यता का पता लगाना, ठीक है। इस वंशावली विश्लेषण का एक मोस्ट यूज है जो आपके नोट्स में क्लियर लिखा हुआ है, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि वंशावली विश्लेषण का उपयोग क्या है। तो आपको कहना है कि वंशावली विश्लेषण के द्वारा हम किसी विशेष लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन कर सकते हैं, और कोई जो असामान्यता होती हैं या कोई जो रोग होता है, हम उसका पता भी इस विधि से लगा सकते हैं। तो केवल यही 2 पॉइंट आपको पढ़ने, बहुत सिंपल है भाई, है ना। क्या पढ़ना है? एक तो वंशावली विश्लेषण का अर्थ क्या है, और एक वंशावली विश्लेषण का उपयोग क्या है, ठीक है। अब इसके बाद सुनिए, इसके बाद आपके लिखे हुए चिन्ह लिखे हुए ना,
तो ये चिन्ह आपको नीट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये जो चिन्ह हैं वो आपसे नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी चिन्ह दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये किसको व्यक्त करता है ना। तो देखो, जब वंशावली विश्लेषण करते थे ना, तो उन्होंने कुछ अपने चिन्ह बना रखे थे, तो वो चिन्ह देखना। सुनिए, अगर ऐसे कोई सर्किल है, वृत्त है, तो आप इसको बोलेंगे क्या? मादा। क्या बोलेंगे आप इसको? मादा। अगर ये है स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको वर्ग बोल सकते हैं, तो ये होता है नर का चिन्ह। किसका चिन्ह होता है बोलो? ये नर का चिन्ह होता है। ये तो मादा का चिन्ह है और ये है नर का चिन्ह। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। अब ऐसी यदि आकृति हो तो हम उसे बोलते हैं कोई लिंग नहीं है इसका, मतलब लिंग निर्धारण नहीं, मतलब पता नहीं नर है या मादा है। मतलब कोई ने कहा कि भाई उस मानव में अब क्या पता वो मादा है या नर है, तो ऐसी कंडीशन में हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। इस चिन्ह का मतलब है इसका कोई स्पेशल लिंग नहीं है। अरे ये आपको चिन्ह याद करने भाई, ऐसे देखने हैं, ठीक है। अब आगे यदि कोई ऐसे में इसको व्यक्त कर दूं, देखो ऐसे व्यक्त कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फीमेल है और ये मेल है। तो या तो मैं इसको कह सकता हूँ इनकी शादी हुई है, शादी, या मैं कह सकता हूँ जनन प्रक्रिया, मैथुन प्रक्रिया, इसको, ठीक है। संबंध, मतलब संबंध मैं कह देता हूँ इसको डायरेक्ट, ये संबंध, ठीक है। अब यदि मैं इनके बीच में 2 लाइन खींच दूं, ऐसे 2 लाइन, समझ पा रहे हैं? 2 लाइन खींच दूं तो मैं कह सकता हूं कि ये रिश्तेदारों के बीच में संबंध है। किसके बीच में संबंध है? अब रिश्तेदारों के, जबकि यहां पर हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं? यदि मैं इनको डार्क कर दूं, ऐसे डार्क कर दूं इनको ऐसे, तो मैं कहूँगा ये व्यक्ति रोग से पीड़ित हैं, तो मैं कह सकता हूँ ये प्रभावित व्यक्ति हैं। दिख तो रहा है आपको यहाँ पर? कैसे व्यक्ति हैं ये? प्रभावित व्यक्ति। यदि मैं ऐसे इसको शो करूँ तो आप क्या अंदाज लगाएंगे कि ये प्रभावित व्यक्ति हैं जो रोग से ग्रसित हैं। किससे ग्रसित हैं? रोग से ग्रसित हैं। अब एक बात और इम्पोर्टेंट सुनिए, ऐसे मिल जाए आपको कहीं भी, ऐसे लिखा हुआ और इसमें लिखा हुआ है 5, तो सुनो, एक शायद नोट्सों में ये प्रभावित लिख गया है मेरे से ना कि 5 प्रभावित संतति, ऐसे लिख गया ना, तो कृपया करके आप यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, है ना। मेरे से वो बाई मिस्टेक लिख गया है, तो ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आप लिखेंगे 5 प्रभावहीन संतति। करेक्शन क्या करना है? नोट्स में तो शायद लिखा हुआ है प्रभावित संतति, मतलब इनमें रोग है, लेकिन आपको यह क्या लिखना है? 5 प्रभावहीन संतति लिखनी है। 5 प्रभावहीन संतति, ये करेक्शन करना है। प्रभावित की जगह पे प्रभावहीन लिखना है, अर्थात उनमें कोई रोग नहीं है, ये करना है। इसको आप जरा कर लीजिए भाई ध्यान से ना, वो मेरे से बाई मिस्टेक लग गया कि प्रभावित, है ना, मुझे ध्यान भी नहीं रहा, तो प्रभावहीन संतति कर लेना इसको, है ना। चलिए, तो मुझे तब पता चल गया मैं कि चलो उस समय करेक्शन करवा दूंगा इसमें ना। कर लिया प्रभावहीन संतति। अब नेक्स्ट, यदि मैं ऐसे इसको बना दूं, अब ये तो हस्बैंड वाइफ हो गए, अब इनकी मान लीजिए मैं ऐसे बना दूं, तो ये क्या है? इनकी संतति। क्या है ये? संतति। तो ये तो जनक पीढ़ी है, माता पिता हैं, और ये इनकी संतान हो गई, ठीक है। और यदि मैं इस संतान को ऐसे कर दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो संतान है वो प्रभावित संतान है, मतलब रोग ग्रसित संतान है। भाई ऐसे चिन्ह मिल जाए तो इसका मतलब क्या है? जो रोग ग्रसित हैं, ऐसे बोलना है आपको।
तो ये रोग ग्रसित हैं। समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, जो आपके सिलेबस में एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, तो केवल आपको इन्हीं चिन्हों पर ध्यान देना है, इन्हीं चिन्हों पर। इसके अलावा हालांकि और भी चिन्ह हैं, जैसे आप इसको तो बना सकते हैं, चाहे तो ऐसे करके इसको हाफ कर लीजिए, ऐसे आधा आधा डार्क है, तो मैं कह सकता हूं कि ये है वाहक। कोई जो वाहक होता है ना, हम उसे ऐसे शो करते हैं, हाफ डार्क कर देते हैं। आप इसको बना सकते हैं चाहे तो, है ना। और ऐसे बहुत हैं, जैसे ऐसे मैं बना दूं तो ये कौन है? जुड़वा। किसका चिन्ह है ये? जुड़वा बच्चे। कैसे भाई? जुड़वा। अगर मैं ऐसे और कर दूं इसमें ऐसे, तो ये ऐसे जुड़वा हैं जो देखने में भी एक जैसे लगते हैं। देखो जुड़वा दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अलग अलग प्रकार के ना, और एक होते हैं बिल्कुल आइडेंटिटी एक जैसे शक्ल के, है ना। तो अगर मैं इसके बीच में लाइन नहीं खींचूं तो ये तो हो गए साधारण जुड़वा, और यदि मैं यहाँ लाइन खींच दूं तो बड़ी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये हो गया आइडेंटिकल ट्विंस, यानी मतलब शकल रूप में देखने में भी एक जैसे। ठीक है। तो मोस्टली आपको इन चिन्हों पर ध्यान देना है जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर है। हालांकि इसके अलावा और भी आप इनको चाहे बना लेना, है ना। समझ पा रहे हैं? ये फीमेल का है, ऐसे ही मेल का ही बन जाएगा, मेल का भी बन जाएगा। मेल के में केवल आप ऐसे स्क्वायर बना देना बस। ठीक है, ये बात है। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो ये है भाई वंशावली विश्लेषण। ठीक है। तो वंशावली विश्लेषण पता चल गया क्या चीज़ है भाई। देखो सिंपल मैं आपको बताऊं कि भाई पहले वैज्ञानिकों ने क्या किया कि किसी भी मानव के आनुवांशिक रोग को पता लगाने के लिए एक प्रोसीजर अपनाया, और उस प्रोसीजर को कहते हैं वंशावली विश्लेषण। उस विश्लेषण में हम क्या करते हैं कि 2-3 पीढ़ियों तक किसी भी रोग का अध्ययन किया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि कौन सी पीढ़ी इसकी ग्रसित होगी, कैसे हुई ना, ऐसे अध्ययन किया जाता है। तो उसके लिए आपको वंशावली विश्लेषण में एक तो याद करनी है उसकी डेफिनेशन, एक उसका उपयोग, और जो ये चिन्ह मैंने बताए इन चिन्हों का भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किस चिन्ह का क्या मतलब है। बिल्कुल ये नीट में पूछे जाते हैं। मैं आपको नीट का एग्ज़ाम सेंड करूंगा, उसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं? तो ये हुई आपकी वंशावली विश्लेषण। अब इसमें 2 आरेख हो रहे हैं, है ना, 2 आरेख बने हुए हैं ना। तो वो 2 आरेख समय की वजह से यहाँ पर कवर नहीं हो पाएंगे, तो मैं कल के लेक्चर में उनको समझाऊंगा, और कल हम इस अपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल कर ही लेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, अब कल ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कल हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट, शनिवार है तो चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई 5 चैप्टर आपके कंप्लीट होने वाले हैं अब, है ना, बहुत। लेकिन भाई याद भी किया करो, इनको याद करते हुए चलो सभी के ना। समझ पा रहे हैं? और 11वीं क्लास स्टार्ट हो गई है, तो आप अपने जो भी भाई बहन हैं उनसे आप बोलें कि वो क्लास ज्वाइन करें, समझ, है ना। ठीक है, तो मैं और आपको क्या बता रहा था, ये बात कंप्लीट हो गई वंशावली विश्लेषण की। चलिए अब कल इनके 2 आरेख हैं जो बने हुए हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि आखिर वो क्या चीज़ है। एक क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति का जीनोटाइप क्या है। क्या क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति जो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा।
ये जीनोटाइप मुझे बताओ, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो बाकी बातें करते हैं कल। इसका आंसर दीजिए मुझे फटाफट।